द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मूनस अहमद साहब। मूनस साहब कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर थे। उसके साथ साथ कुछ अरसे के लिए ये डीन ऑफ सोशल साइंसेज भी रहे और फिर डायरेक्टर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज भी रहे। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से। तो पिछले दिनों कुछ उम्मीद हो चली थी कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस कुछ बेहतर हो जाएंगे, लेकिन फिर लगता है कि ऐसा इम्कान जो है वो ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या पीस डिविडेंड क्या मिल सकता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को? जैसे अब हमारी मुआशी मुश्किलात हैं, उसमें कितना फ़ायदा हो सकता है हमें अगर हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाएं इंडिया के साथ? देखिए, ये जो तनाज़ात हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इंडिया पाकिस्तान के, चाहे वो कश्मीर का हो, सियाचिन का हो, वाटर के इश्यूज हों या और भी इशूज हो, टेररिज्म का इशू हो। तो मसला ये है कि जो पीस डिविडेंड्स होते हैं वो उसी वक्त मिल सकते हैं जबकि दोनों पार्टीज जो हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो सीरियस हों पीस प्रोसेस में, अमन के अमल में सीरियस हों। नंबर एक। नंबर दो ये कि जो तारीख बताती है भारत और पाकिस्तान की, तो उसमें कोशिशें तो बहुत हुई कि ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएं। आपको याद होगा कि लियाकत नेहरू पैक्ट से लेते होते 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 और लाहौर डिक्लेरेशन, आगरा समिट की कोशिश की गई, इस्लामाबाद में जो साख समिट थी वो हुई, और बहुत कुछ हुआ। मगर मसला ये है कि क्लिक नहीं हो रहा। इंडिया पाकिस्तान के जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, पीस प्रोसेस है, वो क्लिक नहीं हो रहा। उसकी वजूहत तो बहुत सारी हैं कि दोनों जो ममालिक हैं वो एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते, ट्रस्ट डेफिसिट है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए थे मिलिट्री और नॉन मिलिट्री, उसमें वो भी कामयाब नहीं हुए। और फिर जाहिर है कि जब दोनों फरीकैन में से एक फरीक जो है वो ये कोशिश करे कि सिर्फ उसकी बात सुनी जाए और दूसरा फरीक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंसेशंस देते रहे, तो उसमें फिर कामयाबी नहीं होती। जो अमन तो का अमल है, जो पीस प्रोसेस है, वो दोनों तरफ से पॉलिटिकल विल, डिटर्मिनेशन, ये डॉक्टर साहब, जरूरी होता आपका है। आपका डॉक्टर साहब ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो कंसेशंस देता रहा है और इंडिया जो है वो कंसेशंस नहीं देता रहा और हमारी बात नहीं सुनी जाती रही, आप ये कह रहे हैं? मैं पार्टली तो यही कह रहा हूँ, जुजवी तौर पे, कि ये कोशिश भारत की रही है कि वो बस वक्त गुजारे और अपना जो स्टैंस है, जो जम्मू और कश्मीर का जो सिलसिला सारा है, अगस्त 5 2019 से जब आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक कर दिया गया, टाइम गेन किया जाए, टाइम गेन किया जाए। मगर आप ये भी देखें कि जो कंपोजिट, जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग, जो कि पहले कंपोजिट डायलॉग था 1997 से, जब शमशाद अहमद खान साहब फॉरेन सेक्रेटरी थे, उस जमाने से शुरू हुआ। मगर मसला ये है कि दो कदम ये आगे चलते हैं, चार कदम पीछे चलते हैं। तो भारत की तो यही कोशिश रही है कि टाइम गेन किया जाए और उसका जो उसकी जो पोजीशन है जम्मू और कश्मीर में, उसको मजबूत किया जाए और पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वो जो अमन कमल है, जो पीस प्रोसेस है, उसको वो शुरू कर दे, बातचीत शुरू कर दे। मगर उस बातचीत का कोई नतीजा बरामद नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अच्छा जितनी भी सर। कोशिशें कर ले। जी। अच्छा सर, एमबी नकवी आप जानते हैं, हमारे बहुत सीनियर एक सहाफ़ी थे। तो जी एमबी हाँ। नकवी साहब ने 88 में हेरल्ड में एक आर्टिकल लिखा था, द बेस्ट ऑफ हम्म। एनिमीज। उसमें उन्होंने ये नुक्ता नजर दिया था कि हमने 65 में कश्मीर हासिल करने के लिए जंग करके देख ली, लेकिन हमें उसमें कामयाबी नहीं हुई। तो उस वक्त हमें मान लेना चाहिए था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्सेप्ट किए बगैर इसका कोई और हल नहीं है और हमें आगे बढ़ना चाहिए था, उसी में स्टक नहीं रहना चाहिए था। तो मैंने सर उन्हीं दिनों में, मैं उस वक्त कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो आगा शाही साहब से मैं मिला और उनसे मैंने ये बात की कि जी एमबी नकवी साहब ने ये कहा है।
तो आगा शाही साहब का जवाब बड़ा दिलचस्प था। कहने लगे एमबी नकवी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन उन्होंने ये जो बात की है ये पंजाबियों को कौन समझाएगा, और पंजाबी जो हैं वो 60% हैं पाकिस्तान का। तो जी गोया हाँ। ये उन्होंने इसको पंजाब का एक मसला डिक्लेयर किया। तो आप नहीं समझते कि हमें इसका कास्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए कि कश्मीर के साथ जो हमारा लगन है, हमारी लगाव है, या कुछ लोग ऑब्सेशन भी कहते हैं इसको, उसका हमें क्या नुकसान हुआ है? नहीं, नुकसान तो देखिए वो तो 1948 से आप देख लें कि जब कोशिश की गई थी कि यहाँ से कबायलियों को भेज के, और फिर वो नहीं हुआ। ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड सलाम, वो नाकाम हुआ, कारगिल का नाकाम हुआ। तो पंजाब का मसला तो ये सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब का नहीं है, ये सारा का सारा जो तनाज़ा है वो भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब का है। मतलब ये दो ऐसे स्टेट्स हैं, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब की जो लड़ाई है वो वो इनके दरमियान है, जिसकी वजह से पूरा भारत जो है वो सफर करता है, पूरा पाकिस्तान सफर करता है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पीपल कैन एग्री और डिसएग्री। मगर बात ये है कि पाकिस्तान ने सीरियसली तो कभी कोशिश ही नहीं की। सिर्फ जो है अपनी मतलब इस तरह की हिकमत अमली कारगिल में या ऑपरेशन जिब्राल्टर में, इस तरह की हिकमत अमली को करके, और फिर ये कहना कि हमने मतलब कश्मीर को फतह करने का सारा वो प्लान बनाया था मगर वो नाकाम हो गया। अब तो बहुत देर हो गई है। देखिए 65 की वॉर में सीज फायर लाइन थी, बाद में वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई 1971 की वॉर के बाद। तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसने अगर वो ये काम नहीं करता अगस्त 5 2019 का, तो फिर जो वादी कश्मीर है जहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की है, तो वो काम चलता रहता, उसका मतलब उसका तसल्लुत तो था। मगर ये जो उसने कदम उठाया है कि यूनियन टेरिटरीज जो है लद्दाख की और जम्मू और कश्मीर की, उसको फिर जम कर लिया भारत में, तो ये चीज़ इनके फेवर में नहीं गई है। मगर मसला ये है कि जो कश्मीरी हैं, अगर आप कश्मीरियों की बात करते हैं, मुसलमान कश्मीरियों की बात करते हैं, तो उनके साथ कौन है अब? पाकिस्तान तो मदद नहीं कर रहा। पाकिस्तान कहता है कि वो सिर्फ सिफारती मदद कर रहा है, सियासी मदद कर रहा है, मगर उससे काम नहीं होता। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भारत का कब्जा जो है नाजायज है, दूसरी तरफ जो है हम कोई अमली इक़दाम भी नहीं कर रहे जिससे भारत जो है उस पे दबाव पड़े। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसने बहुत मौक़े जो है वो ज़ाया किए। 1962 की जो वॉर थी इंडिया और चाइना की, वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मौका था, वो उसने खो दिया। और फिर उसके बाद से तो मेरे ख्याल में 65 की वॉर जो है वो एक टर्निंग पॉइंट था। और ताशकंद का जो सारा सिलसिला था कि अगर पाकिस्तान ने 65 की जंग जीत ली तो ताशकंद डिक्लेरेशन क्यों हुआ और उसमें पाकिस्तान को मिला क्या? तो इसलिए यके बाद दीगरे हमारी जो पोजीशन है वो मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं इज़राइल ने जिस तरीके से मगरबी किनारा जो वेस्ट बैंक है उसमें फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ किया है, वही कश्मीरियों के साथ हो रहा है। कि उनकी जो अच्छा आबादी डॉक्टर है। साहब, जी डॉक्टर साहब, बात ये है, मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा, द प्राइस ऑफ कश्मीर इमेंसिपेशन, आपने लिखा ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, फरवरी में इसी साल। तो सर उसमें जी, आपने एक तो ये बात लिखी थी कि 5 फरवरी को हम ये दिन मनाते हैं, लेकिन इसका कोई खास फायदा जी नहीं हाँ। होता, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे, कश्मीर पॉलिसी पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। और असगर खान ने भी ये बात की थी कि हम अपना ही नुकसान करते हैं, जबकि हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, हमारी इकोनॉमी के जो हालात हैं, तो हम छुट्टी करके बैठ जाते हैं। तो सही बात। आपने ये भी लिखा कि कश्मीर हमें मिल जाता अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते और पॉलिटिकली स्टेबल होते। अब ये सारी जी, शराइत नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स में से कोई भी सीरियसली ये समझता है कि हमें कश्मीर मिल जाएगा 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में। लेकिन किसी में ये हौसला नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर ले कि यार इनफ इज इनफ, लेट्स मूव ऑन। यानी हम पीस डिविडेंड भी नहीं हासिल कर रहे और कश्मीर भी नहीं हासिल कर पा रहे। हम क्यों दरमियान में फंसे हुए हैं? एक क्लैरिटी क्यों नहीं है हमारे यहाँ? क्लैरिटी जो है इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, या वो जो जो मैटर करते हैं,
उन्होंने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि जब तक मुल्क जो है वो दाखिली तौर पे मजबूत नहीं होगा, माशी तौर पे, सियासी तौर पे मजबूत नहीं होगा, उस वक्त तक उसकी खारजा पॉलिसी जो है वो मौसर नहीं हो सकती। ये चीज समझ में नहीं आती। अब एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट, ठीक है। अगर पाकिस्तान को इतनी दिलचस्पी थी कश्मीरियों से, तो वो कम से कम एक लाइन तो ड्रॉ करता कि इंडिया जो है वो रेड लाइन अगर उसने क्रॉस कर ली और जम कर लिया तो फिर जो न्यूक्लियर डिटेरेंस है वो काम नहीं आएगा, वी विल यूज इट। तो ये जो मतलब डिटेरेंस का सारा कॉन्सेप्ट है और न्यूक्लियर वेपन्स का, वो कोई नुमाइशी तौर पे तो नहीं रखा गया ना, पाकिस्तान ने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। कि भारत जो है कम से कम उस पर कुछ तो दबाव पड़ता कि मोदी रिजीम जो है उसने ये काम पहले क्यों नहीं किया, 5 अगस्त 2019 को क्यों किया, ये पिछली जो भारत की रिजीम से उन्होंने क्यों नहीं किया। तो अब मसला ये है कि जो जम्मू और कश्मीर का पूरा सिलसिला है वो इतना पेचीदा हो गया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और अगर आप उसमें गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद कश्मीर को भी शामिल कर लें तो ये एक पूरा पेंडोरस बॉक्स है। मेरा तो ये ख्याल है कि जो नेहरू का जो कहना था, जवाहरलाल नेहरू का कहना था 1960 में अयूब खान से जो उन्होंने बात की थी कि भाई जो तुम्हारे पास है तुम रख लो, जो मेरे पास है मैं रख लेता हूँ। तो अब उस वक्त तो मतलब इन लोगों को इस चीज पे दानिशमंदी, अक्लमंदी, और पाकिस्तान उस वक्त मशरकी पाकिस्तान भी था, मगरबी पाकिस्तान भी था, मुत्तहद था पाकिस्तान। मगर कश्मीर के सिलसिले में पाकिस्तान ने जो भी कोशिशें की फौजी हल के लिए वो नाकाम हुई, चाहे वो ऑपरेशन जिब्राल्टर हो, चाहे वो कारगिल का हो। और कारगिल के बाद जो है, जो भारत में हुब्बुल वतनी और जो जंगी जुनून और जो हिंदू नेशनलिज्म का सारा सिलसिला है, वो तो कारगिल की वॉर के बाद उसको तकवीत मिलती है। तो जो मैंने लिखा था कि भाई ये जो कश्मीर का जो आप मनाते हैं 5 फरवरी का, और फिर इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी शुरू कर दिया है सोचा छोड़ा कि 19 जून को जो भारत ने अमल किया है, तो हर जुमे को पाकिस्तान में जो है वो मुजाहरे होंगे, हर जुमे को जो है एहतजाज होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक जुमा, दूसरा जुमा, तीसरा जुमा, उसके बाद ठंडे हो गए। तो मैं वही कहूंगा कि हमारे यहाँ बड़े मतलब अंदरूनी तौर पे जो खलफशार है, जो मसाइल हैं, उसकी वजह से हमें स्पेस नहीं मिल रही। और इनको भी सोचना चाहिए, जो कि मुख्तदर हल्के हैं और जो जिनके पास फैसला करने की, फैसला साजी की जो भी है, कि वो तवज्जो दें मुल्क के अंदरूनी मामलात पे। जी डॉक्टर साहब। मगर अब बात बहुत आगे चले गई है। जी डॉक्टर बात साहब। बहुत आगे चले गई है। भारत जो है उसने तो तय कर लिया है कि वो अब इससे पीछे नहीं हटेगा। उसने जम कर लिया है। इंडिया हैज एब्जॉर्ब जम्मू एंड कश्मीर। जी तो हम डॉक्टर क्या कर साहब। सकते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो है इंडिया की प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए और पिछली गवर्नमेंट्स के लिए भी रिजीम्स का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो सर, रिजीम तो मेरे ख्याल में अनइलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं कहते। तो नहीं गवर्नमेंट नहीं नहीं तो नहीं इंडिया की जो गवर्नमेंट्स हैं वो तो अनइलेक्टेड नहीं थी ना। नहीं नहीं, रिजीम रिजीम जो है वो देखें, हो सकता है उसको समझने में थोड़ी सी मतलब दिक्कत हुई हो, क्योंकि रिजीम जो है वो तो हुकूमत होती है। हुकूमत, गवर्नमेंट, रिजीम। सर, जो जो मेरी भुट्टो अंडरस्टैंडिंग है की उसमें ये भुट्टो की होता जो है कि रिजीम जो थी, जो हाँ, भुट्टो जो रिजीम। जो रजीम जो है ना, रजीम इज नॉट द सेम थिंग एज गवर्नमेंट एनी हाउ। हम आगे चलते हैं। नहीं, मगर आप भुट्टो की रिजीम भी कहते थे। जुल्फिकार अली भुट्टो की रिजीम, वो तो एक तरह से इलेक्टेड थी। हाँ, लेकिन वो गलत बेनजीर यूसेज है की, मेरे ख्याल में। एनी हाउ, नवाज शरीफ, इट नवाज इट इज शरीफ नॉट की जो दैट रिजीम है। इम्पोर्टेंट। जी, आगे ओके, आगे चलते हैं सर। चलें चलें। सर, ठीक है। मेरे ख्याल में जो कश्मीर के ऊपर जो है ना, मेरा ख्याल है कि अवाम को इस तनाज़े का जो ओरिजिन है वो भी सही नहीं बताया जाता। उसकी वजह से अवाम में एक सिंपलिस्टिक नोशन पाया जाता है, और उसकी वजह से गवर्नमेंट्स जो है ना वो खौफजदा रहती हैं कि अगर हमने ज़रा सी भी कंसेशन दी तो अवाम हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे और हमारा तख्ता उलट देंगे, क्योंकि आपने उनको सच नहीं बताया। तो सर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं सिकंदर बलोच, नवाए वक्त में वो लिखते हैं कॉलम। उन्होंने 2013 में ये लिखा कि हमने जो ट्राइबल इन्वेजन किया कश्मीर का, वो सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से कश्मीर का इल्हाक हुआ इंडिया से।
उसके अलावा भी उन्होंने और गलतियां भी गिनवाई जो पाकिस्तान ने की। मसलन उनकी सप्लाईज रोक दी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बावजूद। यानी उस वक्त उन्होंने लिखा कि जब हमें कश्मीरियों का दिल जीतने की जरूरत थी, हमने उनको भूखों मारने की कोशिश की। लेकिन अवामुन नास को इस तरह की बातें नहीं बताई जाती। उसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो कोई रैशनल डिसीजन करने की पोजीशन में नहीं होती। तो जब तक आप सच नहीं बताएंगे अवाम को, तो ये मसला तो इसी तरह लटका रहेगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। नहीं, देखिए, सच जो होता है वो हमेशा कड़वा होता है। मगर बात ये है कि लॉजिकली अगर देखा जाए तो पार्टीशन जब हुआ था, मतलब उसी वक्त ये चीज कि भारत को जो है वो फायदा पहुंचाया गया, जो रेड क्लिफ अवार्ड और बाकी जो चीजें हुई लॉर्ड माउंटबेटन के जमाने में, और गुरदासपुर जो है वो भारत को दे दिया गया। तो गड़बड़ तो वहां से शुरू होती है। अगर देखा जाए तो कश्मीर जो है वो तो पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, मगर पाकिस्तान ने उसको मेस्ड अप कर दिया। जो आप बता रहे हैं कि वहां पे वो कबायलियों को भेज के, और फिर जो आम आदमी थे, जो लोकल लोग थे, वो खिलाफ हो गए। फिर इंडिया को मौका मिल गया और उसने फिर वहां पे अपनी फौज उतार दी श्रीनगर एयरपोर्ट पे। तो वो बात तो सही है, वो बात सही है, मगर असल चीज ये है कि जो कश्मीरी है, वैली में जो है मुस्लिम कश्मीरी है, वो इतना इनसिक्योर हो गया है अगस्त 2019 के बाद कि जो डोमिसाइल जो एक्ट है और जो बाकी चीजें हैं, उसको ये खौफ है कि उनकी जो आबादी है, जो डेमोग्राफी है, वो कॉम्प्रोमाइज होगी, और वहां पे बड़ी तादाद में जो गैर मकामी हैं उनको बसाया जा रहा है, और उसकी वजह से जो आबादी का तनासुब है वो भारत के फेवर में चला जाएगा। जो डीलिमिटेशन, जो कल जो मीटिंग हुई है दिल्ली में, दिल्ली में जो मीटिंग हुई है, जो गुप्कर अलायंस है और उसके साथ जो बाकी पार्टीज हैं, उन्होंने तो कहा मोदी से कि भाई कि आप वो वापस लें। तो मोदी ने बड़ी चालाकी से कहा कि भाई वो तो सुप्रीम कोर्ट में है, उनका इरादा नहीं है, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट ने पास किया है। जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ने, इंडियन पार्लियामेंट ने, गलत है सही है जो भी है, मगर अब वो पीछे हटने के लिए एक फेस सेविंग जो है वो ये है कि भाई डीलिमिटेशन करवा के वहां पे इलेक्शंस करवा दिए जाए, ताकि ये दिखाया जाए कि भारत जो है वो कंट्रोलिंग पोजीशन में आ गया है। खासतौर पे वैली में, कि जो लॉकडाउन है, सीज एंड सर्च ऑपरेशंस हैं, जो ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस हैं, वो तो हो रही हैं, वो तो हो रही हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। मगर जी इंटरनेशनल मीडिया जो है और जो पब्लिक ओपिनियन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूरोपियन यूनियन है, बाकी जो है वो कोई नोटिस नहीं ले रहे, या उतना नोटिस नहीं ले रहे जी डॉक्टर जितना कि साहब, लेना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने बात की गुरदासपुर की। इस सिलसिले में मेरी काफी जो है ना लोगों से बात हुई। हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं, वो डॉक्टर इश्तियाक साहब, उन्होंने इस पे किताब भी लिखी है पंजाब के राइट्स पे। जी हाँ, पार्टीशन पे, जी। पार्टीशन। अच्छा सर, गुरदासपुर का ये मसला था कि गुरदासपुर की एक जो तहसील है शकरगढ़, वो पाकिस्तान को मिल गई। और बाकी जो था, वो वेवल का भी यही प्लान था कि अगर आप गुरदासपुर देते हैं इंडिया को, तो इंडिया का जो जिला है अमृतसर, वो सराउंड हो जाता पाकिस्तान से कम 3 तरफ से। तो उन्होंने दरियाए रावी को बॉर्डर बना दिया, और इस वजह से जो है वो शकरगढ़ पाकिस्तान को मिल गया। और और पठानकोट का, जिसका कहा जाता है कि जी पठानकोट से रास्ता जाता है, पठानकोट में भी मेजॉरिटी मुसलमानों की नहीं थी, वो हिंदुओं और सिखों ही की मेजॉरिटी थी वहां पे। और सर उसमें हमें ये नहीं बताया जाता कि चिटागांग हिल ट्रैक्ट्स में नॉन मुस्लिम्स की जी, मेजॉरिटी थी, फिर भी वो ईस्ट पाकिस्तान को मिल गया। तो वो तो हमारा जो चकमा नैरेटिव चकमा है ना सर, चकमा जी जो हमारा विक्टिमहुड का नैरेटिव है, चकमा ट्राइब्स। हाँ, उसमें ये चीज नहीं एक्सप्लेन की जाती कि भाई चिटागांग हमें मिला, उसमें हिंदुओं सिखों उसकी नॉन मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी, उस पे हमें कोई जिक्र नहीं हम नहीं नहीं, करते। चिटगोंग चिटगोंग हिल ट्रैक्स में, जी। हिल ट्रैक्स में या। जो चकमा जो है, मगर जी। आप ये देखिए कि सिलेट में रेफरेंडम हुआ, दैट्स सिलेट राइट। में तो रेफरेंडम हुआ। दैट्स राइट। और सर अगर कश्मीर पे हमारा मौकफ जो है वो प्रिंसिपल्ड पोजीशन है, तो सर क्वेश्चन ये भी आता है जो हमें अवाम को बताना चाहिए कि जूनागढ़ पे हमारा मौकफ क्या था। जूनागढ़ का तो पाकिस्तान से कोई बॉर्डर नहीं लगता था, उसकी मेजॉरिटी जो थी वो हिंदू थी, 80% 85%।
तो उसका आपने एक्सेशन कबूल करके कश्मीर पे अपने मौकफ को नुकसान पहुंचाया। एम्बेसडर शाहिद अमीन जो कराची में रहते हैं, आप जानते होंगे, जी हाँ, उन्होंने अपनी किताब जी। में लिखा है ये कि फॉरेन जूनागढ़ पॉलिसी की एक्सेशन कबूल करके हमने कश्मीर पे अपना स्टैंड, अपनी जो है पोजीशन वो इरोड कर ली। नहीं, वो तो देखिए, हैदराबाद जो है, हैदराबाद दक्कन, वो भी नॉन मुस्लिम, मगर निज़ाम जो है उन्होंने अलग किस्म की पॉलिसी जो थी वो की। तो वो तो एक तारीख का हिस्सा बन चुकी है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब करना क्या है। अब जो है, जो कश्मीरियों की तीसरी नस्ल जो है वो सफर कर रही है, डिवाइडेड फैमिलीज हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की इधर भी। तो जो सारा सिलसिला था न्याज नायक साहब का, एम्बेसडर न्याज नायक, उनका जो पूरा प्लान था कि आप चिनाब फार्मूला जो है उसके तहत आप उसको करें। चिनाब फार्मूला के तहत आप करके और उस पे एक एग्रीमेंट जो है, जो कि आगरा में होना था और नहीं हुआ। इसके बाद फिर इंडिया ने जब ये देख लिया कि पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन ऐसी है, तो उसने फिर जम कर लिया, उसने एनेक्स कर लिया पूरा का पूरा। मतलब लद्दाख और जम्मू तो नॉन मुस्लिम है, वैली में तो मुस्लिम मेजोरिटी है, वो भी जम कर ली। तो इसलिए अब तो सिचुएशन जो है वो तो मुख्तलिफ हो गई है। अ, मैं ये भी तो कहूंगा कि जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है, JKLF, उसने कोशिश की थी अक्टूबर 2019 में वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की, यकजहती के तौर पे। उनको नहीं करने दिया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर JKLF जो है वो क्रॉस करती है तो इंडियन फोर्सेज जो है वो रिटेलिएट करेंगी, और फिर उससे एक जो पूरा जो इलाका है उसमें आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। तो हम कुछ करना भी नहीं चाहते, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते, मगर हम ये भी चाहते हैं कि हमें कश्मीर जो है वो मिल जाए। ऐसा तो नहीं मिल सकता, मतलब। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एथनिक क्लेंजिंग की भी बात की थी उस आर्टिकल में, अभी भी जी आपने हाँ। की। तो सर, एथनिक क्लेंजिंग तो जो हिंदू पंडित थे वहां कश्मीर में, उनको तो काफी साल पहले वहां से निकाल दिया गया था। क्या वो एक एथनिक क्लेंजिंग की शक्ल नहीं थी? नहीं 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 नहीं, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि वहां पे जो पंडित वगैरह की, मतलब तकरीबन लाख 2 लाख के करीब, उनको जबरदस्ती जबरदस्ती उनको नहीं निकाला था। वो खौफ की वजह से चले गए थे। जब 1990 में जगमोहन जब वहां पे गवर्नर थे, और उसके बाद जगमोहन की जो पॉलिसीज थी जिसकी वजह से जो लोकल पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल खिलाफ हो गई थी, तो ये खौफ था पंडितों का कि ये हमें निशाना बनाएंगे। मगर उनके ताल्लुकात अच्छे थे, वो खुद ही उन्होंने फैसला किया, और उसके बाद वो जम्मू गए, और दिल्ली में जो कैंप्स हैं वहां पे उनके उनको अरेंजमेंट किया गया। और अब जो है मोदी रिजीम कोशिश कर रही है कि जो वैली का इलाका है उसमें सेटलमेंट्स बनाई जाएं। उन सेटलमेंट्स में उन पंडितों को रखा जाए, उनको वापस बुलाया जाए। लेकिन सर, ये भी तो एक हकीकत है ना कि उस वक्त एक स्ट्रेटेजी के तहत उन पे अटैक हुए, सैकड़ों पंडित जो थे वो मारे गए, और स्ट्रेटेजी ये थी कि किल वन एंड स्केयर 1000। तो वो नहीं, लोग जो है अपनी मर्जी से नहीं वहां से गए। आपने सर वो अगर देखा नहीं हो, अपनी बिट्टा मर्जी। कराटे साहब, बिट्टा कराटे था एक, ठीक है जी, एक टेररिस्ट था, उसका आप वीडियो देखिए, वो मौजूद है कि किस तरह से उसको हुक्म दिया गया कि फलां पंडित को जाके मार दो, और उसने जाके मार दिया उसको। और सर दूसरी बात यह है कि तो जम्मू में भी तो ये हुआ। जम्मू में कई हजार जो मुसलमान थे उनको मैसेकर किया गया। इट वाज लाइक एन एथनिक क्लींजिंग, उनको पाकिस्तान में धकेल दिया 1947-48 में। तो जम्मू में जो मेजोरिटी थी वो तो आर्टिफिशियली उन्होंने क्रिएट की, वो तो सर जो जो नॉन पंजाब मुस्लिम के मेजोरिटी थी। बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि वो पंजाब के जो फसादात थे उनका असर वहां तक पहुंचा। और आपके इल्म में होगा कि पंजाब के फसादात जो थे वो प्रॉक्सिमिटी। रावलपिंडी के जिले से मार्च 47 में शुरू हो गए थे। और रावलपिंडी का जो जिला था सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, और एक वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट्स वो कहूटा में हुआ, जहां पे जी। सैकड़ों हिंदुओं और सिखों को जिंदा जला दिया गया। और माउंट बैटन ने उस वक्त कहूटा का दौरा भी किया था। अनफॉर्चुनेटली किसी मुस्लिम लीग के जो टॉप लीडर्स थे उन्होंने वहां दौरा नहीं किया, उसको कंडेम नहीं किया उसको। फिर वो ईस्ट पंजाब में पहुंचे, फिर वो जम्मू में पहुंच गए। वो तो एक उस फसादात का हिस्सा था ना सर। और सर एक और बात मैं आपकी आपको आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। पटेल ने
ये ऑफर की पाकिस्तान को कि आप जूनागढ़ सॉरी हैदराबाद दक्कन जो है ना उससे दस्तबरदार हो जाएं और कश्मीर ले लें। सरदार शौकत हयात ने ये बात लिखी है कि मैंने लियाकत अली खान से कहा कि ये अच्छी ऑफर है, आप इसको एक्सेप्ट कर लें। तो लियाकत अली खान ने मुझे कहा, शौकत तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत जो पंजाब से भी बड़ी है उसे छोड़कर कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं। और इसी तरह की जो बातें हैं ये फरोज खान नून ने लिखी हैं और चौधरी मोहम्मद अली ने इवन इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में इसका जिक्र किया है। और एजेके के जो पहले प्रेसिडेंट थे सरदार इब्राहिम, उन्होंने अपनी किताब में इस तरह का एक वाकया लिखा है। तो सर ये चीजें अगर आप अपने अवाम को बताएंगे तो वो फिर इतना इमोशनल तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हम अवाम को सच नहीं बताना चाहते, हम हिस्ट्री नहीं बताना चाहते, और इसी तरह से हम अपने आप को भी कंफ्यूज किया हुआ है और हमारी पॉलिसी में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। मगर हैदराबाद को तो उन्होंने बाय फोर्स ऑक्यूपाई कर लिया। फिर वो तो इंडियन सर पुलिस सितंबर में हुआ ऑपरेशन ना के जरिए। सर, हाँ, दैट बाद हैपेंड में इन सितंबर 48। वो तो उनको करना ही था, हैदराबाद तो करना ही था। तो सर हमारे जो लीडर्स थे सर, उनकी फोरसाइट को क्या हो गया था, उनकी जो बसीरत थी, उनको नजर नहीं आ रहा था कि ये हमें नहीं मिल सकता। नहीं, वो तो जाहिर है कि घिरा हुआ था इंडिया के दरमियान में, और जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान से दूर, वो तो सवाल ही पता नहीं होता। मगर ये कि लियाकत अली खान ने क्यों वो ऑफर रिजेक्ट कर दी, एंड वाई वॉज ही कॉन्फिडेंट कि हैदराबाद जो है वो बड़ी अमीर रियासत है और वो हमें मिल, तो वो तो जाहिर है कि जो इंडियन जो डिजाइन्स थे उसके तहत तो हैदराबाद को तो वो कतन किसी कीमत पे भी नहीं छोड़ते। वो उन्होंने कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया हैदराबाद को। इंडिया ने पार्टीशन के बाद अपना 1 इंच का इलाका भी नहीं लूज किया है, गेन किया है। आप पूरी हिस्ट्री है कि बिल्कुल हैदराबाद से सही। लेके, जूनागढ़ से लेके, कश्मीर से लेके, सियाचिन से लेके, कारगिल से लेके गेन किया है। हमारा तो हम सर हमारे सवाल साथ ये वो है लोग ना हमने सर लूज किया। कि हमारी लीडरशिप ने अगर गलतियां की तो हमें उन गलतियों को ओन अप करना चाहिए, अवाम को बताना चाहिए कि हमने ये गलतियां की। आप जब तक अवाम को एक कंफ्यूजन में रखेंगे, उनको सच नहीं बताएंगे, तो आपकी हुकूमत भी किसी सही फैसले पर नहीं पहुंच सकती। तो नहीं, ये वो जो है बात ना तो जी सही है, हमें वो बात नहीं नहीं, वो तो सही बात है। वो तो उससे मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, उससे मैं डिसएग्री नहीं कर रहा। मगर असल चीज ये है कि भारत की तो अब ये हिकमत अमली है कि वो तो बात ही नहीं करना चाहता। वो तो कश्मीर पे या किसी और पे तो बात ही नहीं करना चाहता। वो तो ये चाहता है कि जैसे हालात हैं जो है वो एक्सेप्ट कर लें आप। इस खित्ते में पाकिस्तान के अलावा वो कौन सा मुल्क है जो कि भारत को चैलेंज कर सकता है? बांग्लादेश नहीं कर सकता, श्रीलंका नहीं कर सकता, नेपाल नहीं कर सकता, मालदीव नहीं कर सकता। इन 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 रियासतों में तो सलाहियत ही नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान रह गया है जिसको कहते हैं कि पेन इन द नेक। अब वो पेन इन द नेक जो है वो वो उनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन सर हमें ये पेन इन द नेक बन के हमें फायदा क्या हुआ है? आज नहीं, हमारे मैं सर इसको सवा सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है। हमें जी तो देखना चाहिए कि हमारे हमारे जो आइंदा नस्लें हैं उनका क्या होगा। सर मतलब आप ये देखें ना कि 22 करोड़ की आबादी वाला मुल्क जो है, 22 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, उसमें एक हिस्सा एक आपका जो हमसाया है, जो वाहिद हमसाया है, मशरकी हमसाया, वो भारत है। मगरबी हमसाया अफगानिस्तान है और ईरान। तो अफगानिस्तान और भारत जो है वो, अगर उसमें हमारी वो नहीं है, स्पेस नहीं मिल रही, हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर आप इस पूरे उसमें खित्ते में आइसोलेट होकर रह गए। एक तरह से एक तरह से आइसोलेट होकर रह गए। जी मगर यही इसमें मेरे ख्याल में इसमें इसमें जो कसूर है, जो फॉल्ट है, वो भारत का भी है। तो उसकी जो पॉलिसी है वो ये रही है कि पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाना है पहुंचाओ, और वो हमारी कोताही है। ये हमारी गैर दानिशमंदी है कि हम इस खेल को समझते नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि जब तक हम माशी तौर पे, सियासी तौर पे मजबूत नहीं होंगे, दुनिया हमें संजीदगी से नहीं लेगी। और सर भारत जो है वो आपने कहा कि भारत की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। वो तो तो सर शुरू से सर असगर खान, एयर मार्शल असगर खान का तो ये कहना है
कि जितनी भी जंगें हुई उनका उनका आगाज जो है वो पाकिस्तान ने किया। तो क्या हमने कभी कोशिश नहीं की इंडिया को नुकसान पहुंचाने की? क्या हम दयानतदारी से ऑनेस्टली ये कह सकते हैं? मतलब जो जंगें शुरू की, देखें जंगें शुरू की, चाहे अगर आप 65 की जंग के बारे में बात कर रहे हैं, मगर 71 की जो जंग थी, नवंबर में जो भारत ने हमला किया था मशरकी पाकिस्तान ने, तो जंग तो वहां से उस वक्त से शुरू हो गई थी। 21 नवंबर को ईद वाले दिन जब भारत ने मशरकी पाकिस्तान पे तीन तरफ से हमला किया, तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो वहां तो शुरू तो उसने शुरुआत तो भारत ने की थी। 65 की जंग का मैं मानता हूँ, वो मैं मानता हूँ कि वो उसमें जो ऑपरेशन जिब्राल्टर था और जिस तरीके से उसको मिस हैंडल किया गया, मगर 71 की जो वॉर थी, वो तो नवंबर 71 में भारत ने शुरू की थी, मशरकी पाकिस्तान पे हमला करके। सर ये भी तो देखिए ना कि उस जंग का सामान हमने कैसे पैदा किया, कि हमने इलेक्शन करवाए और जी, उनका रिजल्ट को ऑनर नहीं किया और वहां पे मिलिट्री एक्शन शुरू हो गया। वहां से लाखों करोड़ों लोग जो हैं रेफ्यूजी बन के इंडिया में चले गए। तो सर हमारी लीडरशिप में हमेशा ही ये इसका फोरसाइट का फुकदान होता है। उन्हें नजर नहीं आता कि हम अगर ये पॉलिसी इख्तियार करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो हमारी लीडरशिप हमेशा फेल क्यों होती है इस इम्तिहान में? नहीं नहीं, बात ये है कि आप इस्लामाबाद में, लाहौर में भी, मैं इस्लामाबाद में हूं सर। लाहौर, इस्लामाबाद में ना, लाहौर में वो जो गंगा तैयारा जो हाईजैक होके आया जनवरी 71 में, और वो ये शो किया गया कि कश्मीरी वो हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, पता ही चला कि वो तो रॉ के एजेंट्स थे। उसकी वजह से भारत ने जो हमारी स्पेस थी, एयर स्पेस थी, मगरबी पाकिस्तान, मशरक, वो बंद कर दी। तो भारत की तो पहले से पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग थी, मौका हमने फराहम किया, वो मैं मानता हूँ। वो मैं मानता हूँ कि हमने गंगा तैयारे को, भुट्टो साहब जिस तरीके से एयरपोर्ट पे पहुंच के उन्होंने शाबाश दी हाईजैकर्स को कि वेल डन, ये चीज तो होनी नहीं चाहिए थी, उसको भारत ने इस्तेमाल करके और जो एयर लिंक था मशरकी पाकिस्तान का, मगरबी पाकिस्तान का, उसको खत्म कर दिया। और रहा सवाल कि उनकी मेजोरिटी को नहीं माना, तो वो तो एक अलग बहस है। वो तो एक मुजीब साहब जो थे, मुजीबुर रहमान, जो अवामी लीग के जो रहनुमा, जो मेजोरिटी पार्टी के, तो 6 निकात जो है उस पे अगर वो थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबल हो जाते। यहिया खान ने उनसे कहा था जब वो ढाका गए थे, सितंबर, ये जनवरी 70 में मुबारकबाद देने के लिए, 71 में, जनवरी 71 में, मुजीब को, उन्होंने मुजीब से कहा भाई कि आप, यू शुड विजिट वेस्ट पाकिस्तान, ताकि आपके बारे में जो बदगुमानियां हैं या जो शुकूक शुबात हैं वो क्लियर हो सके। मुजीब रिव्यूज, और मुजीब का रवैया जो था वो बदल गया बिल्कुल ही। और भुट्टो साहब, मतलब ये चीज जो थी, अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा बहरान था जो कि मिसमैनेज हुआ, और मुल्क जो था वो टुकड़े टुकड़े हो गया, इसमें दो लख्त हो गया। मगर जाहिर है कि इसमें ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक फरीक का फॉल्ट था उस क्राइसिस में। भुट्टो का भी, ही वाज आल्सो रिस्पांसिबल, मुजीब वाज रिस्पांसिबल, एंड यहिया खान। बात ये थी कि जब अवामी लीग के बारे में जब उसको बैन किया गया, मार्च की 26 तारीख को, जब यहिया खान ने तकरीर की 27 मार्च को, वापस आ गए ढाका से कराची में, और अवामी लीग को बैन कर दिया, और ये कहा कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ। तो बात ये है कि आपको पता नहीं था कि अवामी लीग जो है, मुजीबुर रहमान जो अगरतला साजिश केस, उसमें भी थे, मुलविस थे, तो आपने उनको इलेक्शन क्यों लड़ने दिया? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है उसमें, उसके तहत अवामी लीग को अलाउ क्यों किया? जब उसने इलेक्शन जीत लिया, तो फिर ज़ाहिर है कि आपको चाहिए था कि उसको आप मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे उसको ट्रीट करते। तो गलतियाँ तो ज़ाहिर है कि ज़्यादा गलतियाँ यहाँ पे इन्होंने मिसमैनेज किया। वो जो पूरा, सर और उससे भारत ने उससे फ़ायदा उठाया। सर बात ये है ना कि हम ब्लेम विक्टिम विक्टिम ब्लेमिंग तो हमें नहीं करनी चाहिए। नहीं, अब अवामी तो खैर लीग, बात खत्म हो गई ना। जी अवामी लीग जो है वो मजलूम थे, देवर द विक्टिम्स। उन्होंने इलेक्शन जीता और आपने उनके उस विक्ट्री को कभी तस्लीम नहीं किया। जब कौमी असम्बली का इजलास भी 3 मार्च को था जी शायद, हाँ, ठीक है, जी हाँ, दिसंबर 3 सात मार्च। 7 दिसंबर को इलेक्शन हुए, मार्च तक आपने असम्बली का इजलास ही नहीं बुलाया।
तो इसका मतलब है आपका इरादा सही नहीं था। भुट्टो साहब ने कहा था जो जाएगा उसकी टांगें तोड़ देंगे, वो यकतरफा टिकट लेके जाए। तो सर जी हाँ। अगर याह्या खान मुखलिस होते मुल्क के साथ, तो वो भुट्टो के खिलाफ एक्शन लेते ना, उन्होंने एक्शन लिया अवामी लीग नहीं के नहीं, खिलाफ। देखिए, याह्या खान का सिर्फ इशू नहीं था, वो जो जर्नल्स थे, हॉकिश जर्नल्स थे, उनको ये खौफ था कि अगर अवामी लीग जो है उसको इक़्तिदार दे दिया गया तो कर्नल उस्मानी जो है वो डिफेंस मिनिस्टर होंगे, और कर्नल उस्मानी ने चूंकि सफर किया था, उनको रिटायर कर दिया था, वो फिर बदला लेंगे। तो उनको एक खौफ था कि अवामी लीग को अगर इक़्तिदार दिया तो वो सारा कुछ समेट के मशरक़ी पाकिस्तान ले जाएंगे और उसके बाद कहेंगे खुदा हाफ़िज़। तो ये हालांकि ऐसी बात नहीं थी, इतना आसान थोड़ी था। अवामी लीग ने कभी भी खुल के ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। वो ऑटोनॉमी चाहते थे, वो इकोनॉमिक रिलीफ चाहते थे, मगर उनको उस नहज पे धकेल दिया मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से कि वो मजबूर हो गए। ये यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यूडीआई 26 मार्च को उन्होंने ऐलान कर दिया, 25 मार्च को। तो सर क्या हमें अब मशरक इनसे बंगालियों से, बांग्लादेशियों से अपोलोजाइज नहीं करना चाहिए? उनका मुतालबा है कि पाकिस्तान उनसे माजरत करे, अपोलॉजी करे। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, मैं तकरीबन 1 साल वहाँ रहा। हम्म, हम्म। 2002 की बात है। 1 साल रहा मैं ढाका यूनिवर्सिटी में, एशिया फेलो था मैं। और मैं तकरीबन बांग्लादेश की तमाम यूनिवर्सिटीज़ वहाँ मैं गया, वहाँ और जगहों पे उनके जो सरकर्दा किस्म के जो लीडर्स वगैरह, उनसे मीटिंग्स की, जो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट था उसके बारे में उनसे गुफ्तगू की, सब कुछ किया। बात ये है कि जो हमारा एक धब्बा जो एक है, जो एक कहना चाहिए जो मार्च में जो कुछ हुआ, पहली मार्च से लेके 25 मार्च तक जो गैर बंगालियों का कत्लेआम हुआ, उसकी कोई बात ही नहीं करता। फिर 16 दिसंबर को जब हथियार डाले गए से लेके उसके बाद जो कत्लेआम हुआ, उसकी कोई बात नहीं करता। वो हालांकि जो कुतुबुद्दीन अजीज साहब ने अपनी किताब में लिखा है, ब्लड एंड टीयर्स, और एक आध, मगर जो असल जो डॉक्यूमेंटेड, उन्होंने सारी चीजें डॉक्यूमेंट कर दी कि जो भी मैसेकर जेनोसाइड हुआ था वो हमारा हुआ। जो आप कह रहे हैं अपोलोजाइज करने का, तो मैंने एक सर्वे वहाँ पे, जो सर्वे था तो उसमें क्वेश्चनायर, उसमें एक था कि शुड पाकिस्तान अपोलोजाइज for its atrocities in the then East Pakistan? Should Bangladesh apologize for the killings of non-Bengalis? Forgiveness, mutual forgiveness? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया, आप अपोलोजाइज। तो अपॉलजी जो है, देखिए, रिग्रेट जो है, जो अफसोस का इज़हार है, वो तो 1974 में अजीज अहमद ने कर दिया था। अब वो ये चाह रहे हैं कि एक फॉर्मल अपॉलजी जो है पाकिस्तान की तरफ से की जाए। 50 साल हो गए हैं, 50 years have passed। मैंने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से पूछा, इकबाल अहमद खान साहब से, मैंने कहा कि क्यों नहीं करते हैं अपोलोजाइज, क्यों नहीं करते? क्योंकि मुशर्रफ साहब की विजिट होने वाली थी जुलाई 2002 में। कहने लगे कि इसलिए नहीं करते कि अगर हमने अपोलोजाइज कर लिया तो फिर ये हमसे कॉम्पनसेशन मांगेंगे, क्योंकि वो पूरा उस जमाने में एक ग्लोबल इन्वायरमेंट था अपॉलजी का, कि जब क्लिंटन ने एफ्रो अमेरिकन से, नेटिव अमेरिकन से अपोलोजाइज किया, उसके बाद जर्मनी ने और जापान ने अपोलोजाइज किया, तो ये था कि भाई ये, और फिर कॉम्पनसेशन भी दी। तो ये था कि ये फिर कहेंगे कि हमें पैसे दो, कॉम्पनसेशन दो। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, और अब तो उनको जरूरत भी नहीं, उनको तो जरूरत भी नहीं, वो दे आर बेटर ऑफ देन अस हर लिहाज से। हर लिहाज से आप देखें कि उनकी इकोनॉमी, उनकी सोशल एम्पावरमेंट, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल, और जो बाकी चीज़ें हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डेथ टू जीडीपी रेशियो, वो पाकिस्तान से बेहतर है। तो ये वो जिनका मजाक उड़ाते थे कि वो कुछ नहीं कर सकते और वो एक लायबिलिटी है, वहाँ पे सैलाब आता है, ये आता है, वो आता है, मगर उन्होंने करके दिखा दिया। उन्होंने करके दिखा दिया कि भाई कि हम कर सकते हैं। हम, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान से अलग नहीं होते तो मेरे ख्याल में वो कामयाब नहीं हो सकते थे। जी वो फिर जी डॉक्टर साहब, पिछले दिनों इस्तेसाल आपके का इल्म में शिकार होते। होगा, पिछले दिनों इंडिया के अखबारों में यह खबर छपी कि पहली दफा
बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से जी हाँ, ऊपर चली गई है। चले उनकी गई पर कैपिटा बिल्कुल। इनकम सर $2200 और इंडिया 2200 है। की 2000 और पाकिस्तान की $1600। जी हाँ। तो यानी वो इंडिया से भी आगे निकल गए पर कैपिटा इनकम और में। नहीं, पर और कैपिटा इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में, जी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो 7% 8% के करीब, जी पेंडेमिक में भी। यस। तो सर ये जो है, जब पाकिस्तान बना था तो इंडिया ने कुछ एसेट्स दिए थे पाकिस्तान को, जिसका कुछ जी, तनाजा भी हुआ, और गांधी को फिर मरण व्रत भी रखना व्रत पड़ा, डेथ अन व्रत टू व्रत फास्ट। व्रत। तो क्या हमें नहीं एसेट्स देने चाहिए थे बांग्लादेश को? वो तो हमारे भाई थे। जब भुट्टो ने दौरा किया था बांग्लादेश का जून 74 में, उस वक्त मुजीब ने, प्राइम मिनिस्टर ने, मुजीब ने ये कहा था भाई कि एसेट्स का करें। तो भुट्टो ने कहा कि भाई कि मैं कुछ चेकबुक थोड़ी लेके आया हूँ, एसेट्स नहीं लाइबिलिटीज भी हैं, हम्म। डिवीजन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, दोनों चीजें। तो वो चीज पाकिस्तान ने जो है उसको इतना इतना प्रोलॉन्ग किया, इतना प्रोलॉन्ग किया कि वो फिर नहीं हो सका। इश्यूज क्या थे? इश्यूज यही तो थे। एक तो जो आप बता रहे हैं अपॉलजी का था, वो तो शेख हसीना के जमाने से शुरू हुआ। उसके बाद फिर रिपेट्रिएशन ऑफ स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज, जो बिहारी जिनको कहते हैं, और तीसरा डिवीजन ऑफ एसेट्स। हम्म। तो मुशर्रफ की जो विजिट हुई थी तो उसमें उसने कहा भाई मैंने तो जो करना था वो माजरत करनी थी मैंने कर दी, बाकी जो है इश्यूज जो है उस पे हम बात कर लेते हैं बाद में। तो अब तो सवाल ये है कि जो वहाँ पे 2-2.5 लाख के करीब जो नॉन बंगालीज या जो बिहारी या जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज हैं, उनकी तो तीसरी नस्ल जवान हो गई है वहाँ पे। और उसमें उनमें से कई लोगों ने बांग्लादेश की नेशनलिटी ले ली है, क्योंकि उनको पता है कि वो पाकिस्तान नहीं जा सकते। सही। अच्छा सर, मौजू को थोड़ा सा तब्दील करते हैं। आपकी एक किताब है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड अ विजन, एंड द विजन फॉर अ सेकुलर पाकिस्तान। जी हाँ, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को एक सेकुलर मुल्क होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए, दो वजूहत हैं। देखें, पहली वजह यह है कि मजहब और रियासत जो है ये अलग अलग हों। मजहब और रियासत, रियासत का काम नहीं है कि वो मजहब को इस्तेमाल करे अपने मफादात में। सेकुलर का दूसरी चीज ये है कि रियासत गैर जानिबदार हो मजहबी मामलात में। अगर ये ऐसा होता तो पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं पिछले 20-25 साल से, 30 साल से, जो सेक्टेरियन वायलेंस है और जो मजहबी मुनाफरत है, इंतहा पसंदी है, दहशतगर्दी है, वो नहीं पनपती। तो जब तक मजहब को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता रहेगा, उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये तो मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात में, तो सर, बहुत पाकिस्तान क्लियर हूँ मैं। में तो आपको पता है कि सेकुलरिज्म जो है ना, सेकुलरिज्म तो एक गाली बन गया है, जिसको अंग्रेजी में नहीं हम नहीं, कहेंगे वो कि गलत है ना, वो गलत है, वो गलत है। इट्स। इसलिए गलत है कि उन्होंने उसका तर्जुमा ही सही नहीं किया, लादीनियत। यानी आप जहालत की इंतहा देखें कि सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि गैर जानबदारी, न्यूट्रलिटी, सेकुलर न्यूट्रलिटी, मजहब के मामलात में या किसी भी मामले में न्यूट्रलिटी, उसको उन्होंने जनाब कहा कि ये लादनीयत है। तो अब जहाँ पे तालीम का फुकदान हो, जहाँ पे शऊर की कमी हो, जहाँ पे इंसान का जहन जो है वो बंद हो, और जहाँ पे रोशन ख्याली का फुकदान हो, तो उधर तो यही होगा। आप ये देखिए ना कि पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे, ठीक है इस्लाम के नाम पे बना, मगर इसका ये मतलब थोड़ी था कि यहाँ पे लोग जो है वो मुसलमान मुसलमान को कत्ल करने लगे। यही हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो मशरकी पाकिस्तान अलग क्यों होता? अगर इंसाफ की बुनियाद पे निज़ाम कायम किया जाता तो सवाल ही बदल जाता। अमेरिका है, अमेरिका जो है एक मिसाल है आपके लिए कि यूएस में 50 स्टेट्स हैं, कोई भी रियासत जो है वो एथनिक या रिलीजियस बेसिस पे उसका नाम नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये कि ठीक है वो क्रिश्चियन या उनकी एक टिल्ट है क्रिश्चियनिटी की तरफ, एंग्लो सेक्सन कॉकेशियन या जो भी है,
मगर रियासत जो है वो मजहब को एज सच एनफोर्स नहीं करती। हमारे यहाँ ये होता है कि मजहब को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मस्जिदों सर, से जो जो ऐलान किए लोग जाते हैं। जो लोग सेकुलरिज्म की पाकिस्तान में बात करते हैं, उनको तो फौरन ये कह दिया जाता है कि देखो, अगर सेकुलरिज्म ही हमें चाहिए था तो हम हिंदुस्तान से अलहदा ही क्यों होते। हम तो एक इस्लामिक स्टेट बनानी थी, हम उसकी वजह से अलहदा हुए, तो वरना हमारा क्या नहीं नहीं जवाब नहीं है नहीं इंडिया से सेपरेशन का। नहीं, देखें, जो होना था वो तो हो गया, बंटवारा होना था हो गया, मगर उसका उसका ये मतलब तो नहीं कि जो नया मुल्क बना है, जो नया मुल्क बना, उसमें भी मजहब की बुनियाद पे जो है फैसले हों, उसमें भी जो है असल चीज इंसाफ, समाजी इंसाफ होता है। वो अगर हो तो कोई भी रियासत, जो कोई भी मजहब हो, कोई भी लिसानी या मजहब या जबान की बुनियाद पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर समाजी इंसाफ हो। तो जब समाजी आप, इंसाफ नहीं होगा तो फिर जाहिर है कि फिर वो रियासत जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो वो कहने दें, वो जो लोग मतलब इस तरह की बातें आप आर्गुमेंट कर लेना, आर्गुमेंट दलील की बुनियाद पे। तो फतवे वतवे देने से तो बात नहीं बनती ना। है, लोगों के मजहबी जज्बात का एहतराम करना चाहिए, मगर मुसल्लत नहीं करना चाहिए, वरना इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। कोई लिमिट नहीं है कि कभी वो काफिर है, कभी वो काफिर है। अब 70 के इलेक्शंस में जो है वो इस्लाम जो है वो खतरे में है, ये नारा लगाया गया, आपको शायद याद होगा, हम्म, इस्लाम खतरे में है। तो ये इसलिए होता है कि रियासत जो है, जब वो कंट्रोल नहीं करती उस तरह के अनासर को, जो कि जिनको मजहब के बारे में शायद इतना पता नहीं हो, मगर वो एक चीज के बारे में वाजे है कि उसके जरिए वो अपने मफादात जो है वो हासिल कर सकते हैं। जी, आपकी बात में डॉक्टर साहब वजन तो डेफिनेटली है। मैंने भी, जो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो सेकुलरिज्म को कंडेम करते हैं और वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो एक इस्लामिक स्टेट के तौर पे वजूद में आया था, तो मैं उनसे पूछता हूं कि अगर ऐसी बात थी तो बानी पाकिस्तान ने मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी की बजाय जोगिंदर नाथ मंडल को, जो एक जी हाँ, हिंदू थे, उनको वजीर उनको कानून क्यों बनाया। सही बात, उन्होंने उन्होंने एक अहमदी को, सर जफरुल्लाह खान को, क्यों वजीर वजीर खारजा खारजा क्यों है, बनाया। बिल्कुल आज बिल्कुल। आज सर, कुछ साल पहले की बात है कि एक अहमदी रेलवे वो थे स्टेशन मास्टर को चीचा वतनी भेजा गया एज स्टेशन मास्टर, तो शहर में हड़ताल हो गई थी। और एक वक्त था कि जब सर जफरुल्लाह खान हमारे वजीर खारजा थे, और मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने या इवन बाकी उलमा ने भी कोई एहतजाज किया था। नहीं, ये जो जहर है ये तो घोला गया है पिछले 50-60 साल में। कि आपको याद होगा कि जब प्रोफेसर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज मिला, तो खादिम यूनिवर्सिटी में उनको फिजिक्स डिपार्टमेंट ने इनवाइट किया, उनको नहीं आने दिया। मैं था वहां पे, आई वॉज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम। कि एक मजहबी जो तलबा की तंजीम है, उसने कहा कि हम तो घुस नहीं देंगे। तो वो जो प्रोग्राम है डॉक्टर अब्दुल सलाम के लिए, वो फिर प्रेसिडेंट हाउस में हुआ। तो हमारे यहाँ जो इनटॉलरेंस है, जो अदम बर्दाश्त है, वो एक मजहबी रियासत बनाने का मतलब तो ये है कि भाई कि कौन सी मजहबी रियासत, मुझे कोई ये समझा दे। एक इस्लामी रियासत, मतलब इस्लाम जो है वो तो अमन का, खुशहाली का और इसके अलावा इंसाफ का नाम है। तो आप वो निज़ाम कायम करें, उस तरह का निज़ाम कायम करें, मुनाफिकत तो ना करें ना। ये मुनाफिकत होती है, ये मुनाफिकत हो रही है, पिछले कई दहाइयों से मुनाफिकत हो रही है कि मज़हब के नाम पे जो है लोगों का इस्तेसाल किया जाए और फिर उनको गुमराह किया जाए, उनको गुमराह किया जाए। और इसमें मगरब भी मुलविस है, बिल्कुल मगरब को सूट करता है। मगरब मगरब को सूट करता है कि ऐसे मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाए जो कि दकियानूसी, जो कि ऑर्थोडॉक्स, जो कि इंतहाई खदामत पसंद हो, और उसके बाद ये कहा जाए कि देखो ये मुसलमान है, ये इस्लाम है, जो कि इंतहाई बैकवर्ड रिलीजन, उनके बकौल। लेकिन सर, क्या ये फेयर होगा कि हम अपने मसाइल की जिम्मेदारी किसी और पे डाल दें और ये कहें कि जी हम एक्सटर्नलाइज, जिसको कहते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स को एक्सटर्नलाइज करें।
हमें खुद नहीं देखना चाहिए कि कौन सी चीज हमारे मफाद में है और कौन सी चीज हमारे मफाद के खिलाफ है। हम दूध पीते बच्चे अगर तो हम नहीं है ये सर कि हम मगरब के बातों में आ जाते हैं। नहीं नहीं, मगरब की देखिए बात ये है कि मगरब जो है सिर्फ अमेरिका का नाम नहीं है। मगरब जो है वो तो एक बकायदा कहना चाहिए कि उसमें आपका पूरा वेस्ट आ जाता है, यूरोप आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया है, ये है, वो जो तमाम कंट्रीज जो कि उस स्कूल ऑफ थॉट को बिलीव करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें मतलब अक्लमंद नहीं होना चाहिए, हमें बाशऊर नहीं होना चाहिए। बात ये है कि जब इंसान का ईमान ही कमजोर हो, जब उसके अंदर झूठ, मुनाफिकत और अखरा परवरी, बदनवानी वो कूट कूट के भरी हो, तो मगरिब को क्या जरूरत है? मगरिब जो है वो तो इस्तेमाल करता है। आप मैं आपको खुद बताऊं, आपने भी ऑब्जर्व किया गया होगा होगा कि जो कॉन्सुलेट्स होते हैं, जो एम्बेसीज होते हैं मगरिब की, चाहे वो आपकी बरतानिया की हो या कनाडा की हो या अमेरिका की हो या ऑस्ट्रेलिया की हो या जर्मनी की हो, उसमें जो वो वीजे देते हैं कि ऐसे लोगों को वीजे देते हैं जो मतलब जिनका रहन सहन या जिनका जो झुकाव है वो इंतहा पसंदी की तरफ। मैं उनके लिबास की तरफ नहीं जा रहा कि उन्होंने बुरखे पहने हुए हैं या उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, मगर ऐसे लोगों को वीजा देने में वो बड़े फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि उसके जरिए वो एक तीर से दो शिकार करते हैं। एक तीर से दो शिकार। एक शिकार तो वो ये करते हैं कि जो वहाँ पे लोग माइग्रेट करके या वहाँ पे रहते हैं और वो इस्लामी मजहबी इंतहा पसंद, तो वो ये शिकार होता है कि जो उनका तरीक़ेकार है उन लोगों को जाके वहाँ पे जो हरकतें करते हैं, तो उससे फिर ये शो करते हैं कि देखिए मुसलमान तो हैं ही ऐसे। मुसलमान जो है वो जाहिल हैं, दकीनुसी हैं, इंतहा पसंद हैं, दहशतगर्द हैं। तो एक शिकार तो ये हो गया। दूसरा शिकार वो ये करते हैं कि उन ममालिक को कमज़ोर कर देते हैं, बदनाम करते हैं। कि 9/11 का वाक़या जो है, उसमें कोई पाकिस्तानी मुलव्विस नहीं था। उसमें कोई अफ़गानी मुलव्विस नहीं था, मगर हमला जो है वो अफ़गानिस्तान पे होता है। पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट बनता है। सारे हाइजैकर्स जो थे, वो तो अरब थे। या तो सऊदी अरब के थे, या यूएई से थे, या कुवैत से थे। मगर जो टारगेट बना, जो निशाना बना, वो अफ़गानिस्तान बना। तो ये तो उनकी पॉलिसी है, जिसको ये जो मुसलमान जो अपने आप को रहनुमा पता नहीं क्या-क्या समझते हैं, कि मगरिब जो है वो इतने चालाकी के साथ उसने लोगों को इस्तेमाल किया है। ये जो मज़हबी रहनुमा हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं अपने मफाद में, और उसके बाद अपने जो रायमा हैं, उसमें ये तासुर देते हैं कि ये जो मुसलमान हैं, ये हैं ही इंतहा पसंद हैं, ये शिद्दत पसंद हैं, ये दहशतगर्द हैं। तो सर बुरा ना मानिएगा, लेकिन ये तो कंस्पिरेसी थ्योरी की तरह मुझे लग रहा है कि गोया जब आप है? वीजे के लिए जाएं, सर एक मिनट, आप वीजे के लिए जाएं किसी भी वेस्टर्न एम्बेसी में, तो पैंट कोट पहन कर ना जाएं, टाई लगा कर ना जाएं, शलवार कमीज पहन के जाएं और दाढ़ी रख के जाएं, आपको वीजा आसानी से मिल जाएगा। और सर अफगानिस्तान, आप नहीं, मैं माशाल्लाह इसको प्रोफेसर रहे जनरलाइज़ हैं। नहीं कर रहा। जी मैं एक मिनट बात खत्म कर लूं। नहीं, मैं जनरलाइज़ नहीं कर रहा, जनरलाइज़ नहीं कर रहा कि ये चीज़ जो है ये हर जगह हो रही है। मगर आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या ये ख़्याल नहीं आता कि इस तरह के लोगों को आसानी से वीज़ा कैसे मिल जाता है? कैसे मिल जाता है? जो कि सर मतलब और उनको इनको पैट्रोनाइज़ किया जाता है। सर इनको जो है कोई ऐसे स्टेटिस्टिक्स हैं आपके पास कि दाढ़ी वाले को वीजा मिल गया और क्लीन शेवन आदमी को नहीं मिला? इस पे ये एक अच्छा टॉपिक है रिसर्च प्रोजेक्ट का। जी। मगर मुझे पता है कि हमारे यहाँ के जो उलमा हैं, उलमा, बाज़, उनको पैट्रोनाइज़ किया गया। वेस्ट ने पैट्रोनाइज़ किया, M15 ने पैट्रोनाइज़ किया, CIA ने पैट्रोनाइज़ किया, कि उनको इस्तेमाल किया और उसके बाद जब काम खत्म हो गया तो फिर उसके बाद और वही साहब जिनको पैट्रोनाइज़ किया गया उनको दोबारा वीज़ा नहीं दिया गया। मतलब ये चीज़ तो मैं इशारा कर सकता हूँ ना। अच्छा सर, एक तो मेरे इल्म में है कि इंटरफेथ के ऊपर जो है वेस्टर्न कंट्रीज ने काम किया, उसमें उलमा को भी कुछ वीजे मिले। लेकिन ये कहना कि अगर आप किसी वेस्टर्न एम्बेसी में जाएंगे, दाढ़ी रख के जाएंगे, शलवार कमीज पहन के जाएंगे और
यानी पतलून और वो टाई लगा के ना जाएं, तो इस तरह से आपको वीजे के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो मेरी ऑब्जर्वेशन तो नहीं शायद देखें, ये ना हो। ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे इंसान का जहन जो है निशानदेही इसी बात पे होती है। इस पे कोई सर्वे हो जाए कि जो एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, उसमें जिस तरीके से लोगों को मतलब जो उनका वीजा डिपार्टमेंट है, जो भी है, वो एंटरटेन करता है अच्छा जेन्युइन सर, जेन्युइन विजिटर्स। आपने आपने ये भी जेन्युइन। बात की कि कोई अफगान शामिल नहीं था 9/11 के अटैकर्स में, तो हमला जी अफगानिस्तान पे हुआ। तो सर, आप हाँ। माशाल्लाह इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर रहे हैं, तो आपके इल्म में है ना कि उसामा का हेड ऑफिस जो था वो अफगानिस्तान था उस वक्त, और उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में रहते थे। तो नहीं, जी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अफगान था। उसामा बिन लादेन या अलकायदा, आप उनकी किताब पढ़ लें, इनसाइड अलकायदा, रोहान गुणरत्ना की, उसमें सारा लिखा हुआ है कि किस तरीके से अलकायदा को जो है अलकायदा को भी कैसे पैटर्नाइज किया गया। और तालिबान जो है वो उन्होंने कहा कि ये हमारे मेहमान हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो हाईजैकर्स थे उसमें एक भी अफगान नहीं था, एक भी पाकिस्तानी नहीं था। मगर वो बात सही है किसी हद तक कि उसकी मनसूबाबंदी जो है वो तो अलकायदा ने की, और वो अफगानिस्तान से बैठ के की, क्योंकि जाहिर है कि वहां पे उनके पास स्पेस थी। और उस पे उसामा बिन लादेन को जब बताया गया कि एक टावर जो है, नॉर्थ टावर जो है, उस पे हमला हुआ है, तो उसने अपनी एक उंगली उठाई। जब साउथ टावर पे हमला हुआ, उसने अपनी दूसरी उंगली उठाई, विक्ट्री का निशान दिया। लोग बैठे हुए थे वहां पे, पूरी किताब में। मतलब ये चीज तो तय है कि अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया गया। तालिबान की बेवकूफ़ी कि जब यहाँ से डेलीगेशन किया था आईएसआई के जो साहब थे कि भाई आप फंस जाएंगे उसमें, उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमारे मेहमान हैं, पश्तून रिवायतें हैं। उसके बाद क्या हुआ? तो ये वही बात है ना कि अफगानिस्तान पे और तालिबान को किसने पैटर्नाइज किया? अलकायदा को किसने पैटर्नाइज किया पहले? ये तो देखिए, पहले अलकायदा, उसके बाद दाइश, आईएस। ये तो हमें मगरिब का जहन जो है उसको पढ़ना चाहिए। तो सर, आपका आपका ये ख्याल है कि अलकायदा को और दाइश को अमेरिका ने पैट्रोनाइज किया? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हमास को किसने बनाया? किसने पैटर्नाइज किया? इजराइल ने किया। उसकी कोई एविडेंस है सर इन चीजों आप की? मुझे हमास का तो वाकादा इसराइल का, इसको तो मैंने उसमें लिखा हुआ है, एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ही छपा था आर्टिकल, हम्म। हाउ हमास वाज क्रिएटेड बाय इसराइल। इजरायली जो इंटेलिजेंस के सोर्सेस हैं, जो उनकी, जो गजा का गवर्नर था, मिलिट्री गवर्नर था, उसका स्टेटमेंट है कि उन्होंने हमास को 79 से लेके 87 तक, जब उसका नाम जो था वो कुछ और था, बाद में हमास हुआ, उसको उन्होंने पैटर्नाइज किया था अगेंस्ट पीएलओ। कि असल जो थ्रेट था वो पीएलओ था, सेकुलर डेमोक्रेटिक पीएलओ। उसको उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे मजहबी जो इस्लाम पसंद है उनको हम पैटर्नाइज करते ताकि डिवाइड करें। ये तो करते हैं ये। तो सर ये ये बताइए फिर, ये क्या क्या सर हम ये कह सकते हैं कि दाइश के अबू बकर बगदादी और हमास के शेख यासीन ये अमेरिका और इसराइल के एजेंट थे क्या? शेख यासीन का तो शेख यासीन, जी हाँ, शेख यासीन जो है उनकी तो मतलब इसराइल का जो हॉस्पिटल है उसमें बाकायदा उनकी ट्रीटमेंट हुई। उनको कुछ इश्यूज थे, तो जो इसराइल की गवर्नमेंट थी उसने उनको वहाँ पे हॉस्पिटल में जो है वो फैसिलिटीज दी ट्रीटमेंट के लिए। ये चीज देखिए, इस पे मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, मगर ये जितने भी कोल्ड वॉर के जमाने से लेके अब तक जितने भी इस तरह के बने हैं, पुष्ट पे कौन रहे, नुकसान किसका हुआ, ये तो हम सर नहीं ये समझते। बताइए कि ये जो तंजीमें हैं, मुसलमानों में क्यों इनको अप्रिशिएट किया जाता है, इनको एडमायर किया जाता है? हमारे यहाँ मौलाना अब्दुल अजीज हैं, उन्होंने दाइश के हक में एक स्टेटमेंट दी, उनकी लड़कियों ने तराना जी हाँ। उसमें बनाया। हमारे आज भी जमात इस्लामी को देख लीजिए,
वो कितने सपोर्टर हैं हमास के, ईरान वाले कितने बड़े सपोर्टर हैं हमास के, तो उनको नजर नहीं आ रहा कि ये तो इसराइल की गेम है। कमअखली है। आप मुझे ये समझाइए कि जमात इस्लामी की आपने बात की, जमात इस्लामी का कोई मुझे स्टेटमेंट दिखा दे 1990 से पहले का जो कि अमेरिका के खिलाफ, दिखा दे मुझे कोई, क्योंकि एंटी अमेरिकन हो 1990 से पहले का, जब अफगानिस्तान से अमेरिका मतलब रूसी अफवाज निकल गई 89, जब इनका खत्म हो गया, इनको पैसे मिलने बंद हो गए, तो ये अमेरिका के खिलाफ हो गए। उससे पहले कोई आप मुझे स्टेटमेंट, इन्होंने तो बाकायदा अमेरिका के साथ मिल के जो है जो वो थी लेफ्टिस्ट जो बाएं बाजू की जो जमातें थी और जो कम्युनिस्ट, उनके खिलाफ इन्होंने अच्छा खासा वो किया हुआ था पूरा। 1990 से पहले कोई जमात इस्लामी का स्टेटमेंट 89 से पहले मुझे अमेरिका के खिलाफ दिखा। लेकिन सर ये बात आपकी दुरुस्त हो सकती है, और ये मेरे इल्म में है बात कि सितंबर 1979 में मौलाना मौदूदी की डेथ अमेरिका में हुई थी। उनका उनका एक बेटा डॉक्टर था, वहां न्यूयॉर्क में एक शहर है बफलो, वहां जी पे वो बेटा उनका डॉक्टर था और अपना इलाज उन्होंने वहां से करवाया और वहीं वो फौत हुए। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये कहना कि कुछ जमात इस्लामी अमेरिका की साजिश है या हमास अमेरिका की साजिश है या तालिबान अमेरिका की साजिश थे, तो इन कंस्पिरेसी थ्योरीज से भी मेरा ख्याल है हमें निकलना नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को तो मैं वो नहीं कर रहा, बाय नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चाहे हमास हो गई या जमात इस्लामी हो गई, ये एक स्टेज तक तो वो अमेरिका के साथ थे। उसके बाद उनके मफादात जो थे वो टकराने लगे, तो वो अमेरिका के खिलाफ हो गए। ये बात तो आप पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में उठा के देख लें कि जो राइट विंग यहाँ पे जो रिलीजियस पार्टीज थी, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ कभी कोई स्टैंड लिया था 1990 1988 से पहले? नहीं लिया। उनके नजदीक तो असल असल जो खतरा था वो तो सोवियत यूनियन की तरफ से था, कम्युनिज्म था। लेकिन सर इसराइल के इशू पे तो वो अमेरिका की मुखालफत करते रहे हैं ना। इसराइल के इशू पे कौन? इसराइल के इशू पे जो हमारी रिलीजियस पार्टीज हैं वो बरतानिया और अमेरिका को क्रिटिसाइज करते रहे हैं, और ये काफी पुराना ही बात है। हम्म, हो सकता है। मतलब 1967 की जो वॉर थी, उसमें क्या जमात इस्लामी ने अमेरिका को क्रिटिसाइज किया? मेरा ख्याल है कि उनका काजी जो हुसैन स्टैंस। काजी हुसैन अहमद साहब के बेटे अमेरिका में पढ़ते हैं। आपके जो क्या नाम है वो जो जमात इस्लामी का जो लाहौर का जो लियाकत बलोच, उसका बेटा अमेरिका में, अमेरिका ने इनकी बाकायदा इनकी नरिशमेंट की, इसमें कोई शक नहीं। किस लिए की? उनके खिलाफ, जो बाएं बाजू के या जो कम्युनिस्ट है उनके खिलाफ, और ये इस्तेमाल हुए। अब कहते हैं कि भाई वो हमारी गलती थी, हमें नहीं करना चाहिए था, अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया। अब क्या फायदा? लेकिन सर अब दोबारा इसमें तो ये इस्तेमाल भी, होंगे। इसमें तो सर ये भी आप कह सकते हैं ना, जमात इस्लामी वाले से पूछेंगे वो ये कह देंगे कि जी बड़े बड़े जो कम्युनिस्ट लीडर थे, लेफ्टिस्ट लीडर थे, उनके बच्चे भी वेस्ट में पढ़ते थे। सर्द जंग के खात्मे के बाद ये हुआ कि जो कम्युनिस्ट थे वो प्रो अमेरिकन हो गए, जो प्रो अमेरिकन थे वो कम्युनिस्ट हो गए। पैराडाइम शिफ्ट, सही। पैराडाइम अच्छा शिफ्ट सर, हुआ। बहुत मेहरबानी, बहुत टाइम आपने मुझे दिया, तो बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मेहरबानी। और उसी के साथ मैं अपने व्यूअर से इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।